पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़े थे फॉर्मुलेशन और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क। अभी आप इसका सॉल्यूशन देख रहे थे। अब आप बताओ इसमें से किस क्वेश्चन में डाउट है। आप आंसर मिला लिए और किस क्वेश्चन में। पहले अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1 to 7। इसमें से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मार्क कर लेते हैं कहाँ कहाँ डाउट है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ 13 और 14, ठीक है, 13 भी बता देंगे और 14 भी बता। हो गया ये? इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके बुक का आंसर था। ये 1 to 5, यहाँ 6 to 10, 11 to 15 और 16 to 20। ये इसका सॉल्यूशन था। अब देखते हैं जहाँ जहाँ जो डाउट है वो यहाँ बताते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप पूछे, देखना है इसमें पेंटामाइन, क्लोराइडो, सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट 3 और लास्ट में भी क्या है, क्लोराइड। पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसके बाद में काउंटर आयन है। तो पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लिखेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल कौन हो गया, कोबाल्ट, यहाँ लिख दिए CO। अब लिगेंड देखो कौन कौन है, पेंटामाइन ये A से शुरू हो रहा है और क्लोराइडो C से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन लिखा जाएगा, अमाइन। ये चूंकि पॉली एटॉमिक है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिए NH3 पेंटामाइन यानी 5 क्लोराइडो Cl। काउंटर आयन में Cl है और इनका नंबर कितना, X, ये निकालना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड 0 into 5, क्लोरीन का -1, यहाँ इस क्लोरीन का -1 into X इज इक्वल टू 3 - 1 - X इज इक्वल टू 0, 2 - X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू, यानी फाइनल फार्मूला आ गया इनका CO NH3 5 Cl एंड Cl2। इसका आंसर बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पूछे, देखते हैं। हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 और ये सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 13। तो सेंट्रल मेटल कौन हो गया, मैंगनीज। मैंगनीज का Mn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हेक्सा एक्वा, एक्वा को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O, इनका नंबर 6। और काउंटर आयन यहाँ सल्फेट है। तो चूंकि ये पॉली एटॉमिक है इसका नंबर 1 रहेगा तो अब SO4 लिखेंगे, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे याद करो ना, एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। क्योंकि आप SO4 थ्राइस करोगे तो सेंस ही नहीं निकलेगा। यहाँ SO4 और यहाँ 3 लिख दिए, तब तो ये लगेगा कि ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 43 हो गया। तो ये ऑक्सीजन का SO4 का 3 होना चाहिए, इसलिए इसको ब्रैकेट में यहाँ रखते हैं। तो इसलिए अभी X लिखें। हाँ, अगर 1 रहेगा, जैसे कॉपर सल्फेट लिखते हैं तो हम लोग सीधा सीधा सिर्फ CuSO4 लिखते हैं। तो 1 रहेगा तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। मैंगनीज का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2। यहाँ 2 + 0 × 6 + SO4 का इज इक्वल टू 2 - 2x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2, x वुड बी इक्वल टू 2/2, वैल्यू कितना हो गया, 1। यानी फॉर्मूला हो जाएगा Mn H2O6
और ब्रैकेट के बाहर में क्या लिख देंगे SO। वही अगर ये 2 रहता तो ब्रैकेट में यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। क्रोमेट यानी कि क्रोमियम, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो को OX से रिप्रेजेंट करते हैं 3, और आयन है इसका मतलब इसके ऊपर में चार्ज रखेंगे X। क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना दिया हुआ है 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लेकर चलेंगे। यहाँ आ गया 3 प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू X। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू X, यानी X इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा -। तो फाइनल इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा CrOX, 3 है यहाँ और ऊपर में 3 CrOX 3। कहाँ कंफ्यूज कर रहे थे तुम लोग? अच्छा, हाँ, तो ये इसमें नहीं गलती होना चाहिए था, क्योंकि वो तो लिगेंड जिस वक्त में समझा रहे थे उस वक्त में आपको बताए थे कि आप C2O4 2- भी लिख सकते हो, या आप इसकी जगह पर OX 2- भी, दोनों सही है। ये भी ऑक्जेलेटो है और ये भी ऑक्जेलेटो है, ये दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। OX लिखा हुआ रहेगा या C2O4 2- लिखा रहेगा, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से गलती नहीं होना, ये दोनों सही है। लास्ट ये क्वेश्चन आपका 20 था। तो डायमाइन, क्लोराइडो, मिथेनामाइन, ये बड़ा नाम देख करके पूछ लिया और कोई बात नहीं। सेंट्रल मेटल प्लैटिनम है, लिगेंड कौन कौन है? डायमाइन, दूसरा क्लोराइडो, फिर मिथेनामाइन। मिथेनामाइन और मिथाइलमाइन भी कहा जाता है इसको, CH3NH2 है, दोनों रह सकता है, मिथाइलमाइन रहे या मिथेनामाइन, एक ही बात है। जैसे हलाइडो है या हलाइड है, हेलो है, सॉरी हलाइड नहीं, हेलो। साइनाइडो है या साइनो है, दोनों यूज कर सकते हैं आप CN के लिए। सेंट्रल एटम प्लैटिनम है, सेंट्रल मेटल PT। अमाइन, क्लोराइडो, मिथेनामाइन। डायमाइन यानी NH3 2, क्लोराइडो Cl, मिथेनामाइन CH3NH2, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर Cl और इसका नंबर क्या मान लेंगे X। अब निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। प्लैटिनम का 2 है तो यहाँ 2, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड 0 इंटू 2, क्लोरीन का -1, ये भी न्यूट्रल है, यहाँ क्लोरीन का -1 इंटू X इज इक्वल टू 2 - 1 - X इज इक्वल टू 0, 1 - X इज इक्वल टू 0, यानी X इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो 1 नंबर करोगे तो यही हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर आ गया PT NH3 2Cl CH3NH2, और यहां पर ये इस कंपाउंड का नेम। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, अगर कोई नोट करना चाह रहे। चलो, अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉर्मुलेशन कंप्लीट कर लिए, नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिए, और इन दोनों के पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। अब आज आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर्मुलेशन और आयुपैक नोमेनक्लेचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का याद दिला रहा होगा, है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ऑर्गेनिक में इस तरीके से पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक में ही था। पहले इसको लिखवाते हैं, उसके बाद में समझाएंगे कि क्या करना है। देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different properties are called isomer, and the phenomenon is called
and the phenomenon is called isomerism, and the phenomenon is called isomerism. आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन यहां लिखवाया, जैसे दो कंपाउंड्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, यहां देखना, जैसे है CO NH3 4 Cl2 और यहां Br2 एंड CO NH3 4 Br2 और Cl, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन अगर दोनों को गौर से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, दोनों के कंस्टिट्यूएंट सेम हो जाएंगे। देखो मिलाते हैं, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 Br2 सारे कंस्टिट्यूएंट सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा? जब ये आयोनाइज करेगा तो ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, जबकि ये आयोनाइज करेगा तो क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों में सेंट्रल मेटल, लिगेंड, इन सब का नंबर, नेचर सब आइडेंटिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स के हैं। आइसोमर्स का टाइप अगर देखें हम लोग, सारे टाइप को डिफाइन करेंगे तो पहले इनको क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। क्या होता है वो आगे लिखवाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप में आता है, एक हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिर आएगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, फिर आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप में। फिर इसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी दो टाइप पढ़ना है हम लोगों को, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये अब ऑर्गेनिक में अगर पढ़े होंगे आप तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो था, लेकिन वहां पर क्या आ गया था, वहां था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म, ये सब क्लास 11th में था। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये दोनों पार्ट ऑर्गेनिक में भी बिल्कुल सेम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अल्कीन में क्लास 11th में मिला होगा पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना था 11th में, मे भी टीचर कोई बता दिए हो आपको, ये 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, जब हम लोग हैलो अल्केन हैलोरिन पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सब डिफर कर रहा है, एग्जाम्पल डिफर करेगा, ठीक है, बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट जो वो करीब करीब वही रहे। तो एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग similar molecular formula, but different properties due to different structural formula, are called structural isomerism,
a structural isomers, and the phenomenon is called a structural isomerism, and the phenomenon is called a structural isomerism. Paragraph change. Followings are the type of a structural isomerism, अब इसमें लिखिए फर्स्ट, यानी ए जो लिखना है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिख लिए? देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different counter ion, लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल में इसे लो, NH3 भी रख सकते हैं, NH3 5 SO4 और यहाँ Cl कर, एंड दूसरा CO NH3 5, अब Cl को अंदर ले आए तो बाहर में कौन चला गया? SO4। ये आयोनाइज होकर क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये आयोनाइज होकर सल्फेट आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो दोनों में काउंटर आयन अलग अलग हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा सेकंड वाला पार्ट, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में फिर उसको लिखवा दे। आयोनाइजेशन हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप। देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the different linkage between central metal and ambidentate ligand, इसी को एम्बीडेंटेट भी कहा जाता है और एम्बीडेंट भी कहा जाता है, और एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड के ब्रैकेट में लिखो, उसका डेफिनेशन हो जाएगा। देखिए, द मोनोडेंटेट लिगेंड which has two donor atom, ये अपने आप में एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बीडेंटेट या एम्बीडेंट लिगेंड किसे कहा जाता है। चलो अब समझते हैं, यहाँ बोर्ड पर देखना, जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है K4 Fe CN6 and K4 Fe
NC6। इन दोनों को अगर गौर से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, जितना पोटासियम जितना आयरन, लेकिन फर्क कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर CN हो गया और यहाँ क्या है NC। लिगेंड का लिस्ट है आपके पास में, वो लिस्ट निकालिए लिगेंड का, जो बताएंगे उसको आप समझोगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग CN माइनस की बात करें तो अगर मेटल के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है तब इन्हें साइनाइड कहा जाता है, तब इन्हें हम लोग साइनाइड कहते हैं। और यहाँ पर डोनर एटम कौन हो गया, कार्बन। वहीं अगर मेटल के साथ में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, यहाँ नाइट्रोजन, तब इन्हें कहा जाता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो एक ही लिगेंड है, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट कहने का मतलब जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके पास में दो एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर दोनों बना लेगा तब उसको डाइडेंटेट कहा जाएगा। लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड एक खास तरह का मोनोडेंटेट है, जिसके पास में है दो डोनर एटम, लेकिन बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे यहाँ CN कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी, लेकिन कंडीशन ये है कि कार्बन बनाएगा तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन बनाएगा तो कार्बन नहीं। उसी तरीके से और आपको नजर आएगा NO2 माइनस के केस में, NO2 माइनस में अगर मेटल के साथ में नाइट्रोजन लगा दिया तब इसका नाम लिखते हैं हम लोग नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। और अगर मेटल के साथ में ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ONO, तब इन्हें कहा जाता है नाइट्रीटो। तो ये जितने एम्बीडेंटेट लिगेंड हैं वो हम एक साथ में लिखवाएं। एक और बताओ तो कौन है, दो तो बता दिए, एक CN हो गया NC, दूसरा हम बता दिए NO2 और ONO, एक NCS, वेरी गुड। एक SCN है और दूसरा कौन है, NCS। देख रहे हो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इसको समझते हैं, मोनोडेंटेट डाइडेंटेट को। आप बताओ हम लोग के पास में कितने हाथ है, तो वी हैव 2 हैंड, ठीक है। लिखने के लिए कितने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, एक, यानी कि हम लोग मोनोडेंटेट हो गए, ठीक है, एक ही बना रहे हैं, लेकिन है हमारे पास में कितना, दो। कोई अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसका राइट हैंड साथ रहता है, अगर कोई राइट हैंड से लिख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड साथ रहता है। तो वैसे हम लोग एग्जाम्पल हो गए वैसे मोनोडेंटेट जिनके पास में दो दो डोनर एटम हैं, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेट यानी एम्बीडेंटेट। किसी एक का हाथ काट दिया गया, यानी कि इसके पास में एक ही बचा हुआ है, तो लिखने का ऑप्शन तो उसके पास में दूसरा नहीं है, तो इन्हें मोनोडेंटेट कहा जाएगा। जो दोनों हाथ से लिख सकता है एक ही बार में, जैसे लियांद्रो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि उनमें ऐसी खासियत थी कि वो एक समय में दोनों हाथ से दो अलग अलग काम कर सकते थे। एक हाथ से अगर वो लिटरेचर वर्क कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से एट द सेम टाइम कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे होते थे। और ऐसे ही नहीं, साधारण बहुत बड़े फिलोसफर यानी कि ज्ञानी भी उतने ही बड़े, और बहुत बड़े आर्टिस्ट, लियांद्रो दा विंची, आर्ट ऑफ मोनालिसा सुने होंगे उनके बारे में, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे ही नहीं है, ठीक है, उनमें दोनों पार्ट जो है वो ब्रेन का उनका दोनों डेवलप था, तो उन्हें कहा जाएगा डाइडेंटेट। लेकिन हम लोग अधिकांश आदमी जो हैं वो एम्बीडेंटेट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है दो डोनर एटम, लेकिन बॉन्ड कितने का बनाएंगे, एक से, एक ही बनाएंगे, ठीक है। अगर दोनों बना दिए तो डाइडेंटेट, अगर एक हाथ कट गया तो अब कितना बचा हुआ है, एक, तब इन्हें कहा जाएगा मोनोडेंटेट। बोलो अब मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट में फर्क समझ में आया? मोनोडेंटेट जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एम्बीडेंटेट जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बट हैव ऑप्शन टू फॉर्म विथ अदर एटम, जो दूसरे एटम के साथ में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उन्हें हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर? तो एक एग्जांपल इसको भी याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा हुआ है, व्हाट डू मीन बाय एम्बीडेंट और एम्बीडेंटेट लिगेंड। और बिल्कुल ऐसे ही आएगा जब हम लोग हेलो अल्केन हेलोरिन पढ़ेंगे तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो एम्बीडेंट एग्जाम्पल यही रहेगा, वहाँ पे टर्म लिगेंड की जगह पर न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। तो इन दोनों के एग्जाम्पल में पहले देखो, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर साइनाइड है, यानी कि मेटल का लिंकेज किसके साथ, कार्बन,
और यहाँ पर किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो पूरे कंपाउंड में देखेंगे वैसा कहीं रहा, एक या एक से ज़्यादा भी, दूसरा भी NO2 है, दूसरे में ONO है, तो उन्हें लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाए। तो पहले ये एग्जाम्पल, उसके बाद में फिर नेक्स्ट है ये सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism arises due to different number of H2O, different number of H2O as ligand and water of crystallization एग्जाम्पल लिखो, CrH2O5 Cl Cl2.H2O and CrH2O4 Cl2 Cl.2H2O। थोड़ा सा सुन लो फिर नोट करना। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों जगह पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। H2O यहाँ 5 मॉलिक्यूल है लिगेंड के फॉर्म में, और जो बाहर में डॉट लेकर के लिखते हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। केमिकली ज्वाइंट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे बहुत सारे पढ़े होंगे आप, ब्लू विट्रियोल का नाम सुने होंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग CuSO4.5H2O। ग्रीन विट्रियोल आयरन सल्फेट को कहा जाता है FeSO4.7H2O। तो यहाँ 5H2O और ये 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो अगर H2O का नंबर लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिफर कर रहा है तब उसे हम लोग सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म करते हैं। देखो यहाँ पर H2O का नंबर कितना है, 1, लिगेंड कितना है, 5 और 1 6 तो है, लेकिन एक ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और 5 लिगेंड है। अब यहाँ पर लिगेंड का नंबर 4 हो गया और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया, 2। तो बाकी सब सेम है, काउंटर आयन नहीं बदल रहा है, नंबर बदल रहा है काउंटर आयन का, लेकिन यहाँ भी काउंटर आयन Cl ही है और यहाँ भी काउंटर आयन क्या है, Cl ही है। तो अगर वाटर का नंबर डिफर करे लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, तब उन्हें सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब नोट कर लो एग्जाम। देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the exchange of central metal or ligand between two coordination entities, यानी इस तरह के एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन एंटिटी 2 होंगे। इसका नेमिंग नहीं बताए हैं, लास्ट में बताएंगे चैप्टर के एंड की तरफ में, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देख रहे हो, एक ही कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसे और इसे कंपेयर करते हैं, CrNH3 6 और COCN6। अब देखो इनको, यहाँ CO के साथ NH3 था, यहाँ CO के साथ क्या हो गया, Cn, यानी क्या हुआ, इन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल अदला बदली कर लिया। यहाँ पहले CONH3 के साथ था, CrCn के साथ था, अब CrNH3 के साथ हो गया और CO किसके साथ, Cn के साथ। तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कर, नोट कर लीजिए एग्जाम। रिवीजन करते हैं और आपसे क्वेश्चन एक पूछेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए एक शर्त है, बस 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम मना कर रहे हैं। कोई डिस्कशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं,
आपस में भी नहीं और मेरे से भी, ठीक है। जैसे अगर हम बोर्ड पर लिखेंगे, आपको कुछ लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है क्लियर नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप पूछिएगा भी नहीं कि सर ये क्या लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको लग रहा है तो आप बनाइएगा, नहीं लग रहा है तो नहीं बनाइएगा। और ये बस 5 मिनट का है खेल। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल यहाँ हम देंगे, आपको बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। चारों में से कोई एक होगा। अगर काउंटर आयन डिफर किया तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर H2O का नंबर अंदर और बाहर में डिफर कर रहा है तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगर दो दो कोऑर्डिनेशन इंटिटीज है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड का लिंकेज अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर से रिपीट करते हैं, काउंटर आयन अलग अलग है तो आयोनाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल डिफर कर रहा है तो हाइड्रेट, लिंकेज अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, और दो कोऑर्डिनेशन इंटिटी है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बस यही लिखना है कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं होगा, ना तो आपस में और ना ही मेरे साथ। जब हम आपको परमिट करेंगे कि अब बोलो, अगर कोई डाउट है या कुछ बोलना चाह रहे हो तब आप बोल सकते हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई the type of isomerism in following. यहाँ बताइए इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर बताइए। लिंकेज आइसोमेरिज्म NO2 है और वहाँ ONO। इसमें बताओ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बताओ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हो गया? बोलो, अब कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो आप बोलो, बोलो। किस वाले में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में? क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तुमको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ बोलना है, बाकी में नहीं? ठीक है, पूछ लेंगे क्या बोलना है। और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं?
अब तुम बोलो क्या बोलना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा, यह क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पीटी है और यहाँ पर क्या है, पीडी। तो बताओ तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ एलिमेंट ही बदल गया, यहाँ प्लैटिनम है और यहाँ पर क्या हो गया, पैलेडियम। तो इसका मतलब ये आइसोमर नहीं होंगे, ये आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर का कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसके बाद में फिर देखेंगे कि वो कौन सा टाइप है। और बोलो, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो? नहीं, फर्स्ट के अलावा बाकी कोई आइसोमर नहीं है। सेकंड को जरा गौर से देखो, सेकंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है क्या? देखो यहाँ सेकंड वाले में H2 यहाँ 4 और यहाँ कितना है 5, 4 and 1 5, और यहाँ देखो H2O 4 है और यहाँ कितना है 2, 4 and 2 6। तो इसका भी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, ये भी आइसोमर नहीं। थर्ड देखो, ये भी आइसोमर नहीं। देखिए यहाँ NH3 6 है, Cl है और यहाँ पर क्या है Br। तो ये लेफ्ट और राइट ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? ये भी आइसोमर नहीं, सिर्फ आइसोमर फर्स्ट है। अब मना क्यों किए थे बोलने के लिए जो, हालांकि इसके बोलने के बाद में भी आप नहीं पकड़ पाए और ये सिर्फ एक गलती को पकड़ पाया, जबकि ये तीनों लास्ट वाला जो है वो उसी अनुसार से था। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए क्या कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब फिर आप देखोगे कि वो कौन सा आइसोमर। तो यहां पर ये तीनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट आइसोमर्स। ये कंपाउंड ही अलग है, आइसोमर्स नहीं है, कंपाउंड ही अलग है, आइसोमर्स नहीं। आप सोचो ना, एक पेशेंट आया और आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तुरंत कॉल करके बोल दिए कि सर इसका हार्ट नहीं चल रहा है, अरे इसका किडनी भी नहीं चल रहा है, तो नेफ्रो वाले को भी बुला लिए, उसको भी बुला लिए, ऑर्थो वाले को भी बुला लिए, कार्डियक को भी बुला लिए, सबको बुला लिए आप। और जब सारे डॉक्टर आ गए, जितने डिपार्टमेंट थे सबको आपने कॉल किया, क्योंकि एक एक करके चेक किए, एक्चुअली वो पेशेंट मरा हुआ था। तो पहले तो पेशेंट को देखोगे कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है, और जब मरा हुआ है तब तो सारा चीज ही उसका जो फेल हो रखा होगा ना। तो वैसे ही तुम लोग किए, पहले ये नहीं चेक किए कि आइसोमर्स है या नहीं है, आप उसको टाइप बताना शुरू कर दिए। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही मिस्टेक करता है स्टूडेंट, यही मिस्टेक करता है। तो अब याद रहेगा। और इसलिए मना किए थे कि अगर कोई एक बैलेंस करते वक्त में यहाँ पर टोकेगा कि सर ये मैच नहीं कर रहा है, तो जो दूसरा मैच नहीं कर रहा था अब वो मिलाना शुरू कर देगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए बोले कि अक्सर ऐसे ही गलती करता है, ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही होता है। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, सेम है, तब उसके आइसोमर्स के टाइप के बारे में हम लोग बात करें। क्लियर है? आगे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको क्रॉस कीजिए और नोट में ये बात लिख लीजिए, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, पी सी और डी का, देयरफॉर दे आर नॉट आइसोमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर